हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जितने इसमें का इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला। चलिए बिना टाइम गए हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। तो अब देखिए, जर्मन चांसलर आपका सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। ऑप्शन सी आपका आंसर सी हो जाएगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय थी, आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन करने से पहले आप ही स्कोर कीजिए और लास्ट में कैलकुलेट कीजिएगा कितना सही आप कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आप मिला लीजिएगा। टोटल इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 54। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1853-54 के क्रीमियम युद्ध के में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की है ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, 1954 का जिनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन डी फ्रांस हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। तो तुर्की के समर्थन में कौन था, आपका सही जवाब हो जाएगा मिस्र। तुर्की के समर्थक उस समय कौन कर रहा था, तो तुर्की समर्थक मिस्र कर रहा था। तुर्की और संग्राम जो यूनानी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो युद्ध हो रहा था यानी सहयोग समर्थन कौन कर रहा था, मिस्र कर रहा था। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो फ्रांस में जिनेवा कन्वेंशन किस सन में हुआ था, कब हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा 1864 में, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1871। ठीक है, 9 नंबर देखिए, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था। जो लुई फिलिप्स था किस देश का शासक था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। लुई फिलिप्स कहाँ के शासक था, तो फ्रांस के शासक था, ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यानी पालना का मतलब भरण पोषण पालने वाला किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूनान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, 11 नंबर, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। जो बोहेमिया था किस देश का अधीन था, तो वह ऑस्ट्रेलिया का अधीन था। अधीन का मतलब क्या होता है, अधीन का मतलब ये होता है उसके प्रति काम करना, उसके बातों को मानना, जैसा वो कहे वैसा करना, अपना राज न चलाना, उसी के बस में रहना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधीन कहते हैं। तो बोहेमिया निम्न में किस देश का अधीन था, तो ऑस्ट्रेलिया का अधीन था, ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मिस्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो मिस्र राष्ट्रीय गुट में कौन तो शामिल नहीं था, तो जर्मन जो था वह शामिल नहीं था। ठीक है, जर्मन शामिल नहीं था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। जो विलियम प्रथम था कहाँ का सम्राट बना था, तो आपका
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सडियाना का राजा कौन था, है ना। जो सडियाना था वहाँ का राजा कौन था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर एमेनुअल। क्या सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विक्टर एमेनुअल। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। अपने से क्वेश्चन हमारे जवाब देने से पहले आप भी कॉपी पर बनाते जाइएगा, लास्ट में अपना स्कोर कर लीजिएगा। हम सही जवाब देते हैं, मिला लीजिएगा आप कितना सही किए हैं, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो इटली के प्रमुख नायक यानी इसमें मेजनी भी किया था, उसका नायक उसमें भाग लिया था, काबूल ने उसमें भाग लिया था, गैरवाल्डी ने भाग लिया था, यानी ये इसमें हो जाएगा मेजनी भी हो जाएगा, काबूल भी हो जाएगा, मेजनी भी हो जाएगा और गैरवाल्डी, यानी इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। जो लुई 16वां था उसको फांसी कब दिया गया था, तो लुई 16वां को 1793 में फांसी किया था, जो आपके ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया था, है ना, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति कर दिया गया, ऑप्शन आपका हो जाएगा लोसेन सम्मेलन, ऑप्शन डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, तो अमेरिका में न्यू डील लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन बी। हिंगेल किस देश का दार्शनिक था। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था, तो हिंगेल आपका जर्मनी देश का दार्शनिक था। 21 नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही था, राजतंत्र के पुनर्स्थापित करना, जितना भी राजतंत्र को उसको जितना उजड़े हुए थे उसको फिर से बसाना होता था, नए राज्य को स्थापित करना होता था, है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नई राज्य को बसाना यानी राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। 22 नंबर, सिकंदर कहाँ का निवासी था। जो सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो सिकंदर ये आपको तो पता ही होगा, यूनान के निवासी था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया, स्किप, ठीक है, इसको शेयर कर लेते हैं, बैक हो गया है, स्किप कर लेते हैं, इनेबल है इसने, इसको इनेबल कर लिए इसे। चलिए कैसे हो गया, इसको ऐसे ही हम देख लेते हैं, इनेबल कोई इतना क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसे इसको हम देख लेते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, 27 तक पढ़ लिए थे ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, हाँ, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। 24 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय छोड़ कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। राष्ट्रीय आंदोलन का कांग्रेस जोन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जोन विद्यालय का जो निवास जोन स्थित विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हो गया है, ठीक नहीं कर रहा है, चलिए इसको इसे देख लेते हैं, दो और क्वेश्चन है, नहीं तो रिकॉर्डिंग सब कैंसिल हो जाएगा, काट नहीं सकते हैं, है ना। दो और क्वेश्चन इसको हमको देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है,
कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन से है। कोसुत का संबंध किस देश से? ग्रेट ब्रिटेन, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। यहाँ पे मार्क नहीं लगा सकते क्योंकि मार्क लगाते यहाँ पे आके इसको छींक ले रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मार्क नहीं लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के देख लेते हैं 26 नंबर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं यूरोप के। किस देश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के। 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ना, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बुर्बो वंश। चलिए आगे देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर बी। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी जो इटली और जर्मनी है ना, तो उसके विरुद्ध यानी विपक्ष, जो दोनों को लड़ाने वाला, वह विरुद्ध कौन करता था? ये काम जो मान ली कि ये जो काम कर रहा है उसमें बीच में आकर के दखलंदाजी करना, छेड़खानी करना, है ना, तो कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। कौन कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? जो काउंट काबूर है तो विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया? तो इसको किस पद पर? तो यह प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर देखते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरिबाल्डी यानी पेशा का मतलब क्या होता है? पेशा का मतलब ये होता है जो कारोबार करना, कोई अपना बिजनेस करना। तो जो गैरिबाल्डी था वह पेशा क्या कर रहा था? तो वह पेशा से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशा से क्या था? नाविक था, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ 32 में जो पढ़े हैं 2014 में, 2016 में, 2022 में, 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। और 2034 में क्वेश्चन ये भी देखिए 2011 में, 2017 में, 2020 में, 2023 में, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन दोबारा पूछने का, रिपीट करने का संभावना 80% रहता है, ठीक है। तो खास करके आप इस पर ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे, रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया? बिस्मार्क, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यह यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। किसके लिए? यूनान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, नहीं कितना देखें, 36 देखें ना, अब 37 देखेंगे। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में था, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो 1832 में किया गया था,
जो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का मतलब क्या होता है? नहीं, हाथों से लड़ाई करना। द्वंद्व का मतलब हाथ से लड़ाई करने वाला एक। इसकी व्याख्या किसने किया था? तो इसकी व्याख्या किया था हिंगेल ने किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या हिंगेल ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1829 ऑप्शन नंबर बी में हुई थी। 42 नंबर। सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडन का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रेलिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी सेडन का युद्ध है पहले। 42 नंबर क्वेश्चन तब ना, तो पहले 42 नंबर क्वेश्चन तो नहीं पढ़े। 42 में क्वेश्चन है एड्रियानोपोल, अच्छा पढ़े थे। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच हुआ था, ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन, सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, यह फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो यह ऑस्ट्रेलिया के हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। पोलैंड को विद्रोह को किसने कुचल दिया था? जब पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था किसने कुचला था? तो ये कुचल दिया था रूस ने। ऑप्शन नंबर ए, रूस ने इसे कुचल दिया था। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। सन 1878 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सेडन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ था? सेडन में। ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी एक एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद? तो यह सेडन का युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण के पूरा हुआ। 48 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस कब लागू हुआ था? कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? यह 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो यह था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में यह बिस्मार्क का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 53। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ? तो ये हुआ संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह बिस्मार्क उत्तरदायी था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो चलिए देखते हैं कब आया है। चैप्टर 2 का क्वेश्चन 4 को आ गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। 4 क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद एवं राष्ट्रवाद। चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन यह रूस की क्रांति की देन है। ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, बेल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो इसका नाम लेनिन ने इसका नाम बदला था। बेल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? लेनिन था। 3 नंबर क्वेश्चन,
रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया? तो यह जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो यह 13 दिन आगे चलता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको खूब बारीकी से आप एक कॉपी में लिख करके और याद करिए तो बेहतर होगा। ठीक है, और अगर वीडियो एक बार में अगर नहीं होता है तो बार बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। का एक चैप्टर क्वेश्चन हो गया है बहुत अच्छा से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।